हमारे पास कुछ मीडियम्स और उनसे रिलेटेड क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक की एक छोटी सी टेबल है, उसको जरा स्टडी कर लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर हमने कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि वाटर, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास। ये ग्लास जो कांच है, ये इनमें इन दोनों ग्लासेस में से आप अधिकतर क्राउन ग्लास की चीज़ें ही बनी हुई देखते हैं। जो भी हमारे लेंस आते हैं, मिरर आते हैं, इनमें सब में जो ग्लास मैक्सिमम जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो क्राउन ग्लास हुआ करता है। फ्लिंट ग्लास भी आता है, डायमंड, हीरा। अब इन माध्यमों के अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडिसेस देखें, अपवर्तनांक, तो वो अपवर्तनांक जैसे वाटर का है, और यहाँ पर हमने क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ है, क्रांतिक कोण। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको मिलेगा वो 1.33 मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और उसका जो क्रिटिकल एंगल मिलेगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण आपको याद है, क्रिटिकल एंगल सघन माध्यम में वो वाला आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। और अगर आपतन कोण का मान या जो आपतित किरण है इससे थोड़ा सा भी कोण बढ़ा के डाल देंगे तो किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? क्राउन ग्लास के लिए अगर आप देखेंगे तो क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा वो 1.52 और उसका क्रिटिकल एंगल 41.14 डिग्री। इतना क्राउन ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा और उसका क्रिटिकल एंगल 41.4 डिग्री। 41.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है कि अगर आप 41.14 डिग्री से कम कोण पर सघन माध्यम में किरण को आपतित कर रहे हो तब तो उतनी किरणों का क्या होगा, अपवर्तन। लेकिन अगर आप 41.14 डिग्री से ऊपर कोण पर किरणों को डालोगे तो उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और वो वापस उसी माध्यम में लौट आएंगी। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 और इनका क्रिटिकल एंगल 37.31 डिग्री। डायमंड, हीरा, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो प्रकाश किरण को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, आप देखें 2.42 आपको मिलेगा और क्रिटिकल एंगल इसके लिए कितना है, बहुत कम। आपने देख रहे हैं ना, हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था, म्यू फॉर डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, दैट वाज 1/sin c। तो जिस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण छोटा होगा उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होगा। तो आप देखें क्रांतिक कोण सबसे छोटा डायमंड के लिए और इसका जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा है डायमंड का। समझ आ रही बात आपको? तो इस तरह से ये एक छोटी सी टेबल है जिसकी हेल्प से ये हमें हेल्प करती है थोड़ा समझने में कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कैसा होगा, कम, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल कैसा होगा, सबसे ज्यादा। इसी की मदद से TIR मीन्स हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि आगे जब भी हम TIR बोलेंगे देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर बेस्ड हमारे नेचर में, हमारी इस प्रकृति में कुछ फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं एंड दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। उनमें से एक फिनोमिना है डायमंड का इतना चमकदार दिखाई देना। हीरा आप सभी सुनते हैं, जानते हैं कि जो हीरा होता है बहुत चमकता है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, कांच, और डायमंड भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन दोनों में से अगर आप कंपेयर करोगे तो हीरा बहुत चमकदार दिखाई देता है। तो उसी का आज हम रीजन देखने चल रहे हैं, व्हाई डज डायमंड स्पार्कल मोर। डायमंड ज्यादा क्यों चमकता है, इसका रीजन ढूंढेंगे। और TIR पर बेस्ड एक और जो फिनोमिना हमको हमारे नेचर में देखने को मिलता है वो है मिराज, जिसको आप मरीचिका के नाम से क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। इन दोनों फिनोमिनास को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ये टेबल आपको समझ आ गई, ठीक है?
अब थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये डायमंड जो होता है वो ज्यादा क्यों चमकता है, उसकी बात करिए। ध्यान से देखिएगा। हम आपको दो चीज यहां पर बना के दिखाएंगे, एक ग्लास भी बना के दिखाएंगे कांच, और डायमंड के लिए भी बना के दिखाएंगे। ये हमने मान लिया इधर की तरफ दोनों में ही एयर है, और यहां पर ये ग्लास है। ग्लास अधिकतर कौन सा ग्लास मैंने बताया आपको नेचर में मिलेगा, क्राउन ग्लास। यहां पर भी ऊपर एयर है, और यहां पर मैंने मान लिया कि ये नीचे साइड में पूरा डायमंड है। ये पूरा हीरा है, इधर पूरा कांच है, ऊपर दोनों में एयर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इंटरफेस है दोनों का, दोनों माध्यमों को अलग करती है ये लाइन जो मैंने बनाई हुई है, ये लाइन इंटरफेस है। क्राउन ग्लास आप इस तरीके से समझ लें कि अब एयर के रिस्पेक्ट में तो कांच जो होगा सघन होगा, यहां एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड सघन होगा। हमने माना अब किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या थी, किरण किधर से जानी चाहिए, सघन माध्यम से, ठीक है। तो किरण को हम यहां से भेजेंगे। अगर किरण को हम यहां से भेजेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां के बीच टोटल एंगल कितना आता है इसका, 90 डिग्री। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से और यहां के बीच टोटल हम 90 रेज भेजते हैं, 90 किरणें हम यहां से भेजते हैं। और एक एक डिग्री पर एक किरण, 1 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4, ऐसे हर 1 डिग्री पर एक एक रे भेजेंगे। तो टोटल कितनी डिग्री एंगल बनता है, 90। इस तरह से अगर हर 1 डिग्री पर एक रे जाएगी तो कितनी रेज हो जाएंगी, 90 रेज हो जाएंगी। क्राउन ग्लास का आप देखें, क्राउन ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 41.14 डिग्री। 41 डिग्री मान लो, वो 0.14 को छोड़ दो आप समझने के लिए, 41 डिग्री। तो अगर ये वाली रे 41 डिग्री की होगी, अगर ये वाली रे 41 डिग्री की होगी, ये वाली 41 डिग्री पर ये वाली किरण भेजी गई, तो ये किरण कहां जाएगी, क्योंकि ये क्राउन ग्लास का क्या है, 41 डिग्री क्रांतिक कोण है। तो ये वाली किरण क्रांतिक कोण पर जा रही कि नहीं जा रही। अगर हम क्रांतिक कोण पर इसको आपतित कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये कहां जाएगी, उधर जाएगी या इधर निकल आएगी या इसके समांतर जाएगी, हाँ इस सरफेस के समांतर ऐसे हो जाएगी, इस तरह से ये निकल जाएगी। मतलब उस वक्त इसका अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये 41 नंबर की रे है, 41 नंबर रे है, और 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 से लेकर पूरे 41 तक की रेज यहां पर होंगी, हैं। अगर 1 से लेकर 41 तक की रेज यहां पर हैं, तो ये सब जो किरणें यहां से हम भेजेंगे, ये सब किरणें कहां जाएंगी बता सकते हैं आप मुझे, 41 डिग्री से कम वाली रेज है तो ये कहां चली जाएंगी, अपवर्तन होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वापस आ जाएंगे, अपवर्तन होगा इनका। इनमें से कोई रे ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी, कोई ऐसे जाएगी। तो यहां पर टोटल कितनी रेज आ जाएंगी, 41 रेज यहां पर आ जाएंगी। समझ आ रही बात आपको। तो 41 रेज जो यहां से जाएंगी वो इधर की तरफ चली जाएंगी। 41 के बाद जो रे आप यहां से भेजोगे, अब इस रे का क्या होगा, क्योंकि इस किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी हमने कैसा कर दिया, बड़ा कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब इस रे का क्या होगा, इसका अभी भी अपवर्तन होगा या इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके ये यहां पर आ जाएगी 42 नंबर। 43 नंबर का क्या होगा, 43 नंबर और इधर आ जाएगी,
हाँ 43 नंबर इधर की तरफ जाएगी। अब आपको ये समझ में आता है। 44 नंबर और इधर आ जाएगी, 45 नंबर और इधर आ जाएगी। ऐसा करते करते आप देखेंगे बाकी सारी रेज इधर आ जाएंगी। तो क्या आप बता सकते हैं यहां पर कितनी रेज आ गई? फिर देखो टोटल कितनी भेज रहे थे? 90, जिनमें से 41 रेज कहां चली गई? इधर, और बाकी रेज वापस लौट के इधर आ गई। तो कितनी रेज वापस लौट के आ गई? आंसर है 49 रेज यहां से वापस लौट के आ गई। देखो ये रेज कहां पर थी? कांच के अंदर। आप देखिए इधर क्या है? एयर, और इधर क्या था? कांच। तो ये किरणें कहां पर थी? सब कांच के अंदर है। अब कांच के अंदर से इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, एयर में फिर से जाने की कोशिश की। तो कांच के अंदर से जब एयर में जाने की कोशिश की तो 90 में से 41 रेज बाहर चली गई, 49 रेज अभी भी कांच के अंदर रह गई। और ये किरणें कांच के अंदर फंस गईं, ट्रैप हो गईं। और अगर ये रेज कांच के अंदर फंस गईं, ट्रैप हो गईं, तो वो परावर्तित होंगी बार बार ग्लास के भीतर, और 49 किरणें उसके अंदर हैं। इसका मतलब कांच के भीतर लाइट है। कांच के भीतर अगर अभी भी लाइट है तो ग्लास आपको कैसा दिखाई देगा? चमकदार, क्योंकि ग्लास के भीतर लाइट ट्रैप हो चुकी है। 90 में से 41 तो बाहर चली गई, बट 49 रेज हैं ग्लास के अभी भी अंदर है। अगर वो ग्लास के अभी भी अंदर है और बार बार ग्लास के भीतर उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी 90 में से 49 रेज आपकी कांच के भीतर हैं, तो जब आप बाहर से देखोगे कांच को तो वो कांच चमकदार दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके भीतर अभी भी 49 रेज पड़ी हुई है, फंस गई है उसमें जाकर के, वो ट्रैप हो गई। अब डायमंड की बात करो जरा। डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री, 24.41 डिग्री है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक ओनली 24 डिग्री। 24 डिग्री डायमंड का क्रांतिक कोण है। अगर 24 डिग्री है तो आपको क्या लगता है कि जो किरण हम यहां से 24 डिग्री पर भेजेंगे, ये एंगल 24 डिग्री, जो किरण आप यहां से 24 डिग्री पर भेजोगे उसका क्या होगा? क्योंकि 24 डिग्री डायमंड का क्या है? क्रांतिक कोण है। तो जो भी रे आप 24 डिग्री पर यहां से आपतित करोगे उसका क्या होगा? अपवर्तन हो जाएगा, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वापस आ जाएगी, या इस इंटरफेस के साथ साथ चली जाएगी। इंटरफेस के साथ साथ चली जाएगी। ये रे देखो ऐसे, इस डायरेक्शन में ये इंटरफेस के साथ चली जाएगी, और 24 नंबर की जो रे होगी उसका आपतन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा अब बताओ 24 डिग्री वाली ऐसे गई है, 1 डिग्री वाली कैसे जाएगी? जो हमने 1 डिग्री पर रे को भेजा होगा वो कहां जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वापस आएगी या अपवर्तित हो जाएगी? हाँ अभी तो ये अपवर्तित हो जाएगी। 2 डिग्री वाली ये भी अपवर्तित हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल से दूर हट रही होगी। 3 डिग्री वाली ये भी अपवर्तित हो जाएगी। तो कितने डिग्री तक की रेज अपवर्तित होंगी? अभी 24 डिग्री तक की रेज अपवर्तित होंगी, और एक एक डिग्री पर एक एक रे भेज रहे हो आप। तो अगर 24 डिग्री तक की रेज अपवर्तित होकर दूसरी तरफ चली जाएंगी, एयर में निकल जाएंगी, तो कितनी रेज एयर में निकल जाएंगी? 24 रेज एयर में निकल जाएंगी यहां से यहां तक। टोटल यहां से यहां तक 24 रेज एयर में निकल जाएंगी। उसके बाद की रे का सोचिए क्या होगा। 25 नंबर की रे यहां से भेजी 25 डिग्री एंगल पर हमने, उसका क्या होगा? उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर 25वां नंबर यहां आ जाएगा। उसके बाद 26 नंबर कहां आ जाएगी? यहां। उसके बाद की आप जितनी रेज भेजेंगे वो सब रेज यहां पर आ जाएंगी। ये बात समझ में आती है आपको? ऐसे फिर पूरे 90 डिग्री तक की रेज आपकी इधर वापस आ जाएंगी अंदर ही। तो 24 रेज 24 रेज तो निकल के एयर में चली गई,
लेकिन अंदर कितनी रेज आई? ये 24 के बाद 90 तक पूरी रेज। तो कितनी रेज थे 24 के बाद 90 तक पूरी? 66, 66 रेज। और वो पूरी 66 रेज यहां पर आ गई हैं। तो पूरी यहां से यहां तक आप देखेंगे, आपको 66 रेज दिखेंगी। फिर से ये किरणें जा कहां से रही थी? डायमंड से। कहां जाना चाहती थी? बाहर, हवा में ऐसा निकल जाना चाहती थी। अब डायमंड के अंदर ये रेस थी। अब आप सोचेंगे डायमंड के अंदर कैसे पहुंचे? तो डायमंड को आप यहां रखोगे, ये लाइट आएगी, उसके अंदर रेस पहुंचेंगी। लेकिन एक बार जो डायमंड के अंदर चली गई, उसका आप सोचिए, उसका क्या होगा? उनमें से अगर 90 रेज हैं और 90 में से जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो सिर्फ 24 ही बाहर निकल पाया करेंगी। कितनी अंदर ही रह जाएंगी डायमंड के? अभी भी 66 रेज अंदर रह जाएंगी। तो इतनी प्रकाश की किरणें डायमंड के भीतर फंस गई और डायमंड के अंदर इन किरणों का लगातार परावर्तन होता रहेगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। और ये किरणें डायमंड के भीतर लगातार फंसी रहेंगी। तो एक बार, 10 बार, 50 बार उसके भीतर वो ऐसे यहां पर डायमंड के भीतर पूर्णांतरित परावर्तित होती रहती। और जितनी देर तक वो उसके भीतर पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहेगा, उतनी देर तक उसके भीतर 66 रेज फंसी हुई है कि नहीं फंसी हुई है। तो हम बाहर से क्या देखते हैं कि वो डायमंड चमकदार हमको दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर किरणें चली तो गई हैं, लेकिन एक बार जो किरण उसके भीतर चली गई है, निकलने के चांसेस अब उसके कम हो गए हैं और उसके भीतर अब किरण को बहुत देर तक रुकना पड़ता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, एक ग्लास रखा हुआ है, कांच, एक डायमंड रखा हुआ है। कांच के भीतर भी सनलाइट पहुंच गई, डायमंड के भीतर भी सनलाइट पहुंच गई। एक बार दोनों के भीतर पहुंच गई। अब एक बार पहुंच तो गई, अब वो लाइट निकलना चाहती है। निकलने के दरमियान इसमें कितनी अंदर फंस जाती है? 49। और इसमें कितनी फंस जाती है? 66। तो डायमंड के अंदर भी किरणें फंसी हुई हैं, कांच के अंदर भी फंसी हुई हैं। कांच के अंदर 49 रेज हैं प्रकाश की, और वैसी ही 66 रेज डायमंड के भीतर फंसी है। कौन ज्यादा चमकेगा? डायमंड ज्यादा चमकेगा। तो ये रीजन है कि जो हीरा होता है वो कांच के अपेक्षा बहुत ज्यादा चमकदार आपको दिखाई देता है। और उसका रीजन कौन है? आप खुद देखिए। उसका रीजन है इसका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो जिसका क्रिटिकल एंगल, जिसका क्रांतिक कोण जितना कम होगा, वो उतना चमक, वो अपने अंदर उतनी ही ज्यादा लाइट रेज को ट्रैप कर लेता है। और जितनी ज्यादा लाइट रेज उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी, फंस जाएंगी, कैद हो जाएंगी, उतना ज्यादा ही तो हमको चमकदार दिखाई देगा। और ये बड़ा सिंपल है। आपके घर में अगर 2 कमरे हैं, एक कमरे के अंदर आपने एक बल्ब लगाया है और एक दूसरा कमरा है, उसमें आपने 4 बल्ब लगाए हैं, तो कौन सा ज्यादा कमरा चमकेगा आपका? इसमें 4 लगाए हैं। सिंपल सी चीज है। तो इसमें डायमंड के भीतर लाइट रे पहुंचती हैं, एक बार पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा किरणों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। कांच उतनी किरणों को अपने अंदर फंसा नहीं पाता है, इसलिए बाहर से देखने पर डायमंड ज्यादा चमकदार और कांच हमको उतना ज्यादा चमकदार दिखाई नहीं देता। तो डायमंड के चमकने के कितने रीजन हैं? आंसर है 2 रीजन है। डायमंड जो इतना ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, ये कितने कारण है इसके? 2 कारण। पहला कारण क्या है? उसका क्रांतिक कोण का कम होना। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है वो जौहरी की कलाकारी। जिस जौहरी ने उसको, डायमंड को तराशा है, उसको छीला है, उसको काटा हुआ है, तराशते हैं जौहरी डायमंड को, तो उनके तराशने में वो कला है, वो उनमें वो आर्ट है उनके भीतर कि वो ऐसा कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो? तो वो लोग डायमंड को ना तराशने का एक अलग तरीका यूज करते हैं। उसको इस तरह से वो तराशते हैं, मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। वो डायमंड को कुछ ऐसा तराशते हैं, देखो।
इस तरह से कुछ वो तराशते हैं। तराशने की कला में क्या आर्ट है? आंसर है आर्ट ये है उनकी कला में कि उसका अंदर का जो हर एक एंगल होता है, मेरे बनाने में हो सकता है कुछ डिफरेंस हो गया होगा, लेकिन जब वो लोग उसको तराशते हैं तो उसका हर एक एंगल आप देखेंगे ना, हर एक एंगल 120 से ऊपर ही रहता है। जितने भी कोण उसके अंदर के रहते हैं वो सारे के सारे कोण 120 डिग्री के ऊपर रहते हैं। अब अगर सारे एंगल 120 के ऊपर रहते, अब ये डायमंड आपने लिया, यहां पर लाए, उस पर प्रकाश की किरण पड़ी। अब उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ी, ये लाइट की रे ऐसे गई, बाहर की जो लाइट है, सनलाइट है या बल्ब की लाइट है, वो इस पर ऐसे जाके पड़ी। अगर इस पर ऐसे पड़ी, ये सरफेस पर अभिलंब बनाया हमने, किरण के जाने का रास्ता ये था, ये विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकी और झुक करके यहां पर पड़ गई, जा करके जाने का रास्ता ये था उसके, हल्का सा अभिलंब की ओर झुकी, यहां पर पड़ी। जब यहां पर पड़ी तो यहां पर हमने एक अभिलंब बना के देखा, ये एंगल, ये कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण। अब यहां से वो कहां निकल जाना चाहती थी? यहां से वो ऐसा बाहर निकल जाना चाहती थी। एक बार डायमंड के अंदर पहुंच गई, यहां पर क्या हुआ? यहां पर केवल प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी नहीं हुआ। और हो भी कैसे सकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तो शर्त है सघन से विरल में जाना चाहिए, और अभी ये प्रकाश किरण अभी तो हवा से अंदर जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभी TIR तो नहीं हो सकता। क्या होगा? केवल अपवर्तन। अपवर्तित हो कि बेचारी किरण अंदर पहुंच तो गई, लेकिन इसके एंगल उन्होंने सारे के सारे 120 से ऊपर बनाए, तो इनका भुजाओं का इतना फैलाव रहता है इस पे कि जब ये वाली किरण इस पे पड़ी जाके, तो अब ये सघन से विरल में जाना चाहती थी। अब ये हीरे के अंदर है, ये एयर में आना चाहती है, तो सघन से विरल में आना चाहती है। ये अगर ये सघन से विरल में आना चाहती है, और ये वाला एंगल उन्होंने इन सारे एंगल्स को 120 से ऊपर बना दिया, तो जब 120 से ऊपर बना दिया तो ये वाला जो आपतन कोण है ये बहुत ज्यादा हो जाता है उसके भीतर। आपतन कोण इतना ज्यादा हो जाता है 80 डिग्री, 85 डिग्री, 70 डिग्री हो गया। अब ये एंगल अगर 80 डिग्री का बना, ये प्रकाश किरण कहां पर है? सघन माध्यम में। आपतन कोण कितना है? 80 डिग्री। मटेरियल कौन सा है? डायमंड। डायमंड को तो क्रांतिक कोण 24 डिग्री का है, और ये उसके भीतर किस कोण पर आपतित हुई है? 80 डिग्री पर। तो 80 डिग्री 24 डिग्री से ज्यादा है कि कम है? तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है कि कम है? क्रांतिक कोण से ज्यादा है। अगर ये कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो फिर प्रकाश किरण का क्या होगा? क्या ये हवा में बाहर जा पाएगी? कभी नहीं जा पाएगी हवा में। फिर क्या होगा? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और इस माध्यम में ऐसे लौट आएगी। यहां भी हमने आपतन कोण नापा, 24 से ये भी ऊपर निकला। 120 डिग्री का बना देते हैं वो सारे एंगल। ये एंगल इतना इसके लिए सुइटेबल होता है कि प्रकाश किरण उसके भीतर चाहे जिस सरफेस पर पड़े जाके, उसका आपतन कोण 24 डिग्री से ऊपर ही रहता है हमेशा। और ये एंगल 24 डिग्री से बहुत ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं रहता। 80 डिग्री, 70 डिग्री, इतना ऊपर एंगल ये बना रहता है। और इतना ऊपर एंगल होने पर उसका क्या नहीं हो पाएगा? अपवर्तन नहीं हो पाएगा। क्या होता रहेगा? बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक बार किरण बिचारी डायमंड के अंदर चली तो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर वो बाहर आने का सोचेगी तो आ नहीं पाएगी। हाँ, कोई एक रे तो जाती नहीं होगी, बहुत सारी रेस जाती होंगी। उनमें से अगर बाहर आ भी जाती होंगी तो 24 रेस बाहर आ भी गई, अभी भी अंदर में कितनी रेस है? 66। तो क्या ये जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाती? ऐसा नहीं है, ये वहां पर लगातार परावर्तित होती रहेंगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और कुछ देर परावर्तन के बाद धीरे धीरे करके अगर बाहर रेस निकल भी जाएंगी तो कोई एक ही रे तो आ नहीं रही उस पर, पीछे से और रेस आ रही है, वो उसके अंदर ट्रैप होती रहती। लेकिन बाहर निकलने तक किरणों को हीरे के भीतर काफी ज्यादा समय बिताना पड़ता है, और जब ज्यादा समय तक वो उसके भीतर रहेंगी तो आप जब देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? चमकदार दिख जाता है आपको। तो ये रीजन होता है। तो तराशने वाले की कला पर भी डिपेंड करता है।
अब आप तो किसी भी चीज का चमकना कितनी चीजों पर निर्भर करेगा? हीरे का चमकना दो बातों पर। पहला, उसका क्रांतिक कोण कम होना चाहिए, होता है, और दूसरा, उसको जिसने भी तराशा है, जिसने भी उसकी कटिंग की है, उसकी आर्ट पर भी डिपेंड करता है। वो कैसे तराशता है उसको कि उसके भीतर का हर एक एंगल कितना कर देता है, वो 120 से ज्यादा ही रखता है हर एंगल, 120 वो सारे एंगल कर देता है। तो कोई भी प्रकाश कण कैसी भी परे जाके ना, हर बार उसके भीतर उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से हमेशा ज्यादा रहता है, जिस वजह से प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होकर वो डायमंड के भीतर ही बनी रहती है, ज्यादा समय बिताती है। तो जब हम बाहर से देखते हैं तो क्योंकि किरणें उसके भीतर ज्यादा समय बिताती हैं तो हमको ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन ये दोनों की कला है, क्रांतिक कोण का कम होना और तराशने वाले जो जौहरी होगा उसकी भी जो उसके पास कला है। सबके पास ये कला नहीं होती। अब हमको अगर आप दे देंगे, क्योंकि हमको वो कला नहीं आती, तो हमको अगर आप डायमंड भी दे देंगे, डायमंड, प्योर डायमंड दे देंगे, तो हम उसको छील छाल के बराबर तो कर देंगे, लेकिन क्या इतना चमकेगा? क्योंकि मेरे पास ये किसकी कमी होगी बताओ? ये डायमंड की कमी है या ये जौहरी की कमी है? ये जौहरी की कमी है। लेकिन एक बहुत अच्छे जौहरी को आप कांच दे आइए जाके, ग्लास, एक बहुत अच्छा जौहरी है, उसको ग्लास दे आइए, तो वो उसको कैसा छीलेगा? अच्छा छीलेगा या वो नहीं छील पाएगा? इस बार दिया क्या है आपने? कांच। और किसको दिया है? अच्छे जौहरी को। तो वो बहुत अच्छा छीलेगा उसको, लेकिन फिर भी वो ज्यादा नहीं चमकेगा। क्यों? अभी किसकी कमी है? अब तो कांच की कमी है। तो दोनों बातों पर निर्भर करेगा, ये उसके क्रिटिकल एंगल पर भी डिपेंड करेगा और ये जौहरी की कला पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जब हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं? इतने सब लोगों में से अगर यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कितनों को पढ़ा रहा हूं? तो हम तो बराबर छील रहे हैं सबको, हम तो सबको बराबर छील रहे हैं, लेकिन कोई चमकता है, कोई नहीं चमकता। ये किसकी कमी और अच्छाई होती है? हाँ, तो हर इंसान में, अब ये आपकी कमी है या मेरी कमी है, जैसा भी जो कुछ है, लेकिन ये दोनों पर डिपेंड करता है, हमारे पर भी डिपेंड करेगा। और अगर आप अच्छे से हर चीज समझ पाए, इसके लिए हर इंसान के पास उसका खुद का एक इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब हम बहुत अच्छा यहां पर खड़े होकर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका ही खुद का ही इंटेलिजेंस नहीं है, खुद की ही बुद्धिमत्ता आपके पास नहीं है, तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे वो सब हमारा बेकार हो जाएगा। लेकिन आपके पास बहुत बुद्धिमत्ता है और हम ही अच्छा ना पढ़ा पाए तो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम तो सबको बराबर छीलते हैं, जितने लोग यहाँ पर आते हो सबको हम बराबर तराशने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि कोई स्पार्कल करता है, कोई स्पार्कल नहीं करता है। तो ये हमारे और आप पर दोनों पर डिपेंड करता है। सिमिलरली डायमंड में भी यही रीजन है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि डायमंड क्यों चमकता है ज्यादा कांच से? नहीं समझ आया आपको? आ गया? एक काम करें, आप इस टेबल को नोट कर लें और ये फिगर वगैरह बनाना चाहे तो बना लें। इसके बाद मरीचिका पर आते हैं हम लोग। हीरे के चमकने का रीजन देखिए हमने क्या लिखा है। हीरे का क्रांतिक कोण C बहुत कम होता है तथा उसे तराशा भी इस तरह से जाता है कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण लगभग 120 डिग्री से अधिक हो। अभी हमने बताया आपको। इस स्थिति में जब भी कोई प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है अपवर्तन की वजह से, तो हीरे के अंदर जब पहुंचती है तब उसका आपतन कोण, वो जिस भी सरफेस पर हीरे के भीतर जाकर पड़ती है, उसका जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अगर क्रांतिक कोण 24 डिग्री है तो अंदर जाकर जिस भी सरफेस पर पड़ेगी मोर देन 24 डिग्री ही उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है प्रकाश किरण का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह हीरे से बाहर नहीं निकल पाती और लगातार उसके भीतर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से वो किरण उसी में ट्रैप हो जाती है, कैद हो जाती है। इसीलिए हीरा ज्यादा चमकदार दिखता है
और अभी आपने देखा कि 90 अगर भेजते हैं तो उसमें 66 रुक जाती है, और ग्लास में हम 90 भेजते थे तो 49 रुकती थी। तो ग्लास कम चमकेगा, हीरा ज्यादा चमकेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड जो दूसरा फिनोमिना है हमारा, वो है मिराज, जिसको आप मरीचिका कहते हैं। मरीचिका क्या होती है, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। आपको याद भी होगा क्लास 10th में थोड़ा बहुत तो आपने स्टडी किया ही है इसको, कि आपने देखा होगा उसमें जब बताया जाता है कि रेगिस्तान में दिन के समय जब बहुत गर्म होता है रेगिस्तान, तो वहां पर हमको पानी दिखता है। सूखी जगह पर पानी का दिखना, इसको बोलते हैं मरीचिका। ये एक भ्रम है हमारा, जबकि वहां अगर पास जाकर देखते हैं तो हमको मरीचिका नहीं दिखती। रेगिस्तान में तो जरूरी नहीं कि सब बच्चे गए हों, लेकिन हो सकता है कभी गर्मी के दिनों में जब आप रोड में चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो रोड में जब आप चल रहे होते हैं तो आप अगर यहाँ पर हैं तो दूर रोड पर आप देखेंगे ऐसा लगता है वहां पानी भरा है क्या रोड में, और जब चलते चलते आप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां रोड में कोई पानी नहीं होता। तो हमको वहां पर क्या महसूस होता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पर पानी भरा नहीं होता। इसको बोलते हैं मरीचिका। सूखी जमीन पर भी पानी का एहसास होना, ये मरीचिका है। क्या अब इसको हमको समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी जगह पर पानी है या नहीं है, आप पहचानते कैसे हो। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो। किसी भी जगह पर पानी है या वहां पर पानी नहीं है, ये आप पहचानते कैसे हो। तो इसका रीजन सुनिए। बचपन से हम सभी लोगों को एक आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है कि तालाब में जब हम देखते हैं, तालाब को जब देखते हैं, तो अगर तालाब को हमने देखा और तालाब को देखने पर हमको उसकी तली दिख गई, उसकी जमीन दिख गई, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें पानी नहीं है। लेकिन अगर तालाब की ओर देखा हमने और हमको आसमान दिखता है तालाब में, क्योंकि पानी भरा होगा अगर, तो उस समय आपको पानी में आसमान दिखेगा, परावर्तन दिखेगा आपको। आसमान से किरणें आएंगी स्काई से, वो परावर्तित होकर आपकी आंख पर पड़ती हैं, तो आपको पानी में आसमान दिखता है। फिर आप बोलते हैं पानी नीला है। तो पानी नीला नहीं है, आसमान नीला है। तो वो जो नीला नीला दिख रहा है वो क्या दिखता है आपको, आसमान। अब ये आदत हमको बचपन से हो चुकी है। क्या आदत हो चुकी है, ये माइंड को हमारे ट्रेनिंग है। तो हमने कभी उसका फर्क समझने की कोशिश भी नहीं की, उसका अंतर समझने का हम लोगों ने कभी प्रयास भी नहीं किया। इसी ट्रेनिंग को हम लोगों ने पानी पहचानने की ट्रिक समझ लिया। कैसे, अब हम ये सोचने लगे कि किसी जगह पर देखो, अगर जमीन की साफ इमेज आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पानी नहीं है। लेकिन अगर आपको आसमान दिख जाए तो समझ जाना कि वहां पर क्या है। ये बचपन से हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिली हुई है, और उसके बाद से हमने कभी उसमें दोनों में फर्क करने का प्रयास भी नहीं किया। फ्लोर पर भी, जमीन पर भी अगर आपको कहीं पर देख रहे हो और फ्लोर दिखती है आपको, साफ अगर फ्लोर की इमेज दिखती है, तो आप क्या सोचते हो कि यहां पर पानी नहीं है। लेकिन अगर आपको छत दिखती है, आपने फ्लोर में देखा और आपको छत दिखती है, तो आप क्या सोच लेते हो कि यहां पर पानी भरा हुआ है। कुछ हमारी बात समझ में आ रही। तो ये केवल मुझको नहीं, हमको, आपको, ये सबको हमारे माइंड में ये चीज बस चुकी है। क्या चीज बस चुकी है, फिर से हमने फ्लोर की तरफ देखा, जमीन की तरफ देखा, और हमको जमीन एकदम साफ दिख गई, तो हमारे दिमाग को क्या ट्रेनिंग है, क्या सोचता है हमारा दिमाग कि यहां पर पानी नहीं है। लेकिन अगर हमको फ्लोर के बजाय छत दिख गई, आसमान दिख गया, तो हमारे दिमाग को क्या ट्रेनिंग है कि वहां पर पानी भरा हुआ है। भले हो सकता है वहां पर फ्लोर इतनी चिकनी बनी हो कि उसमें मुझे आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है, पर हम दूर से देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या है, पानी। कभी कभी आप घर में अपने आंगन में फ्लोर में चलते हो, बढ़िया टाइल्स लगा है, पत्थर या बहुत चिकना आपने बनवाया है, आप जाते जाते फिसल के गिर जाते हो, फिर बाद में आप बोलते हो कि अरे हमको तो पानी दिखा नहीं। पानी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वहां पर आपको क्या दिख रहा था, फ्लोर दिख रही थी साफ।
और उस जगह पर जब आपको फ्लोर साफ दिख रही थी तो आपके ब्रेन को ट्रेनिंग तो ये है कि जब फ्लोर दिखेगा तो वहां पर पानी नहीं है, लेकिन फ्लोर दिख रहा था ना, तो आपके दिमाग को ट्रेनिंग है कि पानी नहीं है, पर वहां पर पानी था, आपका पैर पड़ा और आप फिसल के गिर जाते। तो ये बचपन से हमारे दिमाग में बस चुका है कि अगर कहीं पर भी किसी जगह पर आप जमीन को देखो, अगर साफ साफ आपको जमीन दिख रही है तो वहां पर पानी नहीं है, और अगर आपको साफ साफ जमीन नहीं दिख रही है, ऊपर की चीज दिख रही है, तो फिर वहां पर पानी है। ये हम ऐसा सोचते हैं। यही चीज रेगिस्तान में और रोड में भी हमको देखने को मिलता है। हम रोड में यहां चलते हैं, वहां दूर वाला रोड हमने देखा, दूर में रोड को देखा, हम देखते हैं कि वहां पर मुझे स्काई का रिफ्लेक्शन दिखता है, तो हम सोच लेते हैं कि वहां पर क्या है, पानी है, भरा हुआ है। ये आप हमेशा याद रखें, ये हमारी आदत हो गई है। ऐसे ही हम पानी को पहचानते हैं। नहीं तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, पानी के गुण पढ़े हैं आपने, तो अगर पानी पारदर्शी तो पानी आपको दिखता कैसे है? तो पानी पहचानने का तरीका आपका क्या है? अगर टेबल पर हमने इसको देखा, अगर टेबल की तली हमको दिख रही है, इसका क्या मतलब है? वहां पर पानी नहीं है। लेकिन अगर टेबल में हम देख रहे हैं और हमको ये छत का हिस्सा दिखाई देता है, ये फैन हमको दिखाई देता है, तो हम क्या सोचते हैं कि टेबल में पानी है, और ऐसा हाथ लगा के देखते हैं जाके तो पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि टेबल इतनी चिकनी बनी हुई है, इतनी स्मूथ है कि मुझे ऊपर का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे दिमाग को तो ये भर चुका है ना कि अगर छत दिख जाए तो पानी है, जमीन दिख जाए तो पानी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हमको दिखता क्या है। ये भ्रम ही हमें मरीचिका के रूप में दिखाई देता है। कैसे? एक्चुअली होता क्या है कि यहां दूर कहीं ऐसा एक पेड़ है रेगिस्तान में, या कहीं पर भी मान लीजिए ये ऐसा एक ट्री है। अब यहां पर आप कहीं दूर हैं, यहां पर मान लें कि ये आप हैं, ठीक है? रेगिस्तान में दूर कहीं आप खड़े हैं, या ऊंट के ऊपर आप बैठे हैं, जैसा भी है, आप ऐसा ऊंट की पीठ में बैठे हुए हैं और यहां नीचे पूरा ऊंट है जमीन में इस तरह से। तो यहां पर आप ऐसा खड़े हैं या बैठे हैं ऊंट की पीठ पर, और यहां पर ट्री है, और ये सब कहां पर है? ये सब डिजर्ट में है, रेगिस्तान में है ये सारा कुछ। और गर्मी के दिन है, समर सीजन है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, और उस समय आप रेगिस्तान गए हैं। दूर कहीं पर एक ये पेड़ खड़ा हुआ है और आप अभी पेड़ से बहुत दूर हैं, इतनी दूर पेड़ से हैं। अब जब गर्मी के दिन होंगे, समर सीजन है, तो धूप भी बहुत खिली होगी दिन के समय में। दिन के समय जब धूप आती है तो ये रेत, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि दिन के समय में रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो हीट की अच्छी एब्जॉर्बर है, और जो पदार्थ, जो वस्तुएं उष्मा की जितनी अच्छी अवशोषक होती हैं उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती हैं। आपने पढ़ा है किरचॉफ लॉ, ठीक है? तो रेत उष्मा की बड़ी अच्छी अवशोषक है। तो जब हीट आती है सन से, तो ये जल्दी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करती है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो रेगिस्तान में ये जो रेत पड़ी होती है ये बहुत गर्म रहती है दिन के समय। तो ये रेत में नीचे का जो आपका एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ पर जो एयर होगी वो बहुत गर्म होगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे अपेक्षाकृत नीचे की अपेक्षा वो एयर कैसी होगी? कोल्डर। तो जो एयर रेगिस्तान में रेत के संपर्क में होगी वो बहुत गर्म होती है। क्यों? क्योंकि रेत बहुत गर्म है। अब रेत गर्म है तो उसके कांटेक्ट में जो भी एयर आती है वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ की हवा बहुत गर्म है। देखो, अगर आप इसको लेयर्स में बना हुआ मान लें कि ये जो यहाँ का एयर का एटमॉस्फेयर होगा वो ऐसा लेयर्स में बटा हुआ है, इस तरह से बहुत सारी परतों में बटा हुआ है। तो सबसे गर्म एयर की कौन सी परत होगी? नीचे वाली। उस ऊपर वाली थोड़ी उससे और ठंडी होगी,
और ठंडी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एयर की लेयर्स क्या होती जाएंगी, अपेक्षाकृत कोल्डर होती जाएंगी नीचे के अपेक्षा। नीचे वाली लेयर्स बड़ी हॉट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब किरणें ट्री से चली, क्योंकि ट्री आपको दिखता है, तो किरणें ट्री से चलती हैं, तो कुछ किरणें सीधी आकर भी आपकी आंख पर पड़ती हैं, कुछ किरणें सीधी भी आपकी आंख पर आकर ऐसा ट्री से प्रवेश कर जाती, उससे भी आपको ट्री दिखता है, ठीक है। लेकिन कुछ किरणें प्रकाश की जो पेड़ होता है इससे, क्योंकि एक वस्तु से कितनी किरणें निकलती हैं बता सकते हैं आप मुझे? असंख्य किरणें निकलती हैं, उनमें से केवल 2 किरणें हमको चाहिए इमेज बनाने के लिए बस। लेकिन किसी भी वस्तु से आप ये नहीं कह सकते कि एक ये निकलेगी एक और निकलेगी बस काम खत्म, ऐसा नहीं होता। किसी भी एक वस्तु से असंख्य प्रकाश किरणें निकलती हैं। वो जो 2 का हमने बताया है वो कम से कम हमको 2 चाहिए इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो कुछ किरणें तो सीधी आपकी आंख पर पड़ेंगी, उससे भी आपको पेड़ दिख जाएगा, लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी होंगी जो ऐसा ट्री से निकलेंगी और नीचे की तरफ चल पड़ेंगी ऐसे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि उससे तो असंख्य लाइट रेज निकल रही होंगी। अब एक रे उनमें से हमने ले ली जो ऐसे चल पड़ी थी, जब यहां पर आई ये एक इंटरफेस मिला, क्योंकि इसके ऊपर एयर थोड़ी कम होगी, इसके नीचे एयर ज्यादा होगी, या जैसा भी है नीचे की एयर गर्म है ऊपर की ठंडी है। ये अगर एक इंटरफेस मिला, यहां पर हमने एक अभिलंब बनाया। अब आप देखें नीचे की एयर गर्म है, गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है, आप हमेशा याद रखें। बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं तो देखिए उसकी जो भाप बनती है, जो वेपर बनती है, वो भाप कभी नीचे बनी नहीं रहती, वो जैसे जैसे गर्म होती जाती है वो ऊपर उठती जाती है, क्योंकि गर्म हवा का घनत्व तो बहुत कम हो जाता है और उसका वजन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्की हो जाती है। अब हल्की हवा है तो वो हल्की हवा ऊपर चली जाती है, तो हल्की होकर गर्म होकर हवा ऊपर चली जाती है। अब थोड़ा सा ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ की हवा बहुत गर्म है, यहाँ की उससे थोड़ी कम गर्म है, कम गर्म है, लेकिन जितनी भी हवा गर्म हुई होगी वो कहाँ चली गई होगी? तो हवा की मात्रा नीचे कैसी हो जाती है? कम पड़ जाती है। तो नीचे वाली लेयर्स कैसी होती हैं? विरल का काम करती हैं, क्योंकि नीचे वायु का क्या हो गया? नीचे तो एयर कम हो गई ना। एयर कहाँ पर ज्यादा है? एयर ऊपर ज्यादा है, और नीचे एयर कैसी है? तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे एयर आपको कम मिलेगी, और ऊपर की तरफ एयर कैसी मिलेगी? ज्यादा। तो ऊपर के माध्यम हमेशा कैसे होंगे? सघन, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे विरल होते जाएंगे। गर्मी के दिनों की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप ध्यान से देखें, ये किरण ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर में इस वाली लेयर में सघन होगा, इसके अपेक्षा की विरल होगा। ऊपर सघन होगा, नीचे विरल। तो ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहती है, अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो जाना तो उसको था इस तरफ, उसको जाना किस तरफ था? इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में वो नहीं जाती, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, ऐसे आ जाती है, इस दिशा में नहीं जाती, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटके वो यहां पर आ जाती है। आगे जब आती है उसको फिर एक लेयर मिली, उस लेयर में फिर हमने अभिलंब बनाया। अभी भी ये और इन दोनों में बताओ कौन सघन होगा कौन विरल होगा? ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल। फिर से प्रकाश किरण क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटना चाहती है, तो फिर से ये और अभिलंब से ऐसा दूर हट जाएगी। देखो अब अगली लेयर पर पड़ी जाकर के यहां पर आप देखो, यहां पर आपतन कोण देखिए, यहां का आपतन कोण देखिए, और अब यहां का आपतन कोण देखिए। फिगर देख के क्या लगता है? आपतन कोण लगातार क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, या कोई परिवर्तन नहीं? लगातार आपतन कोण बढ़ते जाता है, लगातार आपतन कोण बढ़ते जाता है। और नीचे आ जाए बाई चांस, या ना नीचे आए, और नीचे अगर आएगी अभी भी सघन से विरल में आना पड़ रहा है इसको। अगर सघन से विरल में आना पड़ रहा है तो यह अभिलंब से और दूर हट जाएगी। अभिलंब से अगर ये और दूर ऐसे हट गई तो अब इसका आपतन कोण देखिए और ज्यादा हो गया। तो ऐसा होते होते ये आपतन कोण लगातार क्या होते चला जाता है? बढ़ते जाता है।
आपतन कोण बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। प्रकाश किरण आ किधर से रही है? सघन से आ रही है। किधर की तरफ लगातार चल रही है? विरल की तरफ लगातार चल रही है। ये बात समझ में आई? और उस वक्त आपतन कोण भी उसका कैसा हो गया? बढ़ रहा है। आपतन कोण बढ़ते बढ़ते क्रांतिक कोण से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। अब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो क्या और नीचे आएगी? अब वो और नीचे नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो उधर जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौटना स्टार्ट कर देगी वो। तो ये इसी माध्यम में वापस लौटना स्टार्ट कर देती है। अब जब लौट रही तो अब ये विरल से सघन में लगातार जा रही, तो अभिलंब की ओर झुकते झुकते अब ये ऐसा लगातार चलते चलते आपकी आंख पर ऐसा पड़ जाती है जा करके, क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसा नीचे नहीं जा पाई। एक स्थिति आपतन कोण बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक स्थिति ऐसी आई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया, और जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी और ये जाकर आपकी आंख पर पड़ी। समझ में आई बात? ये बात नहीं समझ में आई आपको? इतना समझ आ गया? अच्छा, ऐसे ही और कोई किरणें आई होंगी बाई चांस, और किरणें आई वो भी आपकी आंख पर ऐसे जाकर के पड़ी। अब अगर ये सारी किरणें जाकर के आपकी आंख पर पड़ेंगी तो एक तो पेड़ जब आप सीधा देखोगे तो वो एक तो पेड़ वहां दिखेगा आपको, बात समझ में आई? लेकिन जो ये किरण आपकी आंख पर पड़ रही है जाके, तो इसकी सीध में भी प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण की सीध में भी तो यहां पर आपको पेड़ दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंख के देखने का जो सिस्टम है, हमारी आंख और हमारे ब्रेन का देखने का जो भी सिस्टम है, उसको किरणों को मोड़ना नहीं आता। अगर किरणों को मोड़ना नहीं आता तो ये वाली किरण जो ऐसे आई उसमें तो आदमी को पेड़ ऐसा दिखेगा। तो आप रेगिस्तान में होंगे और यहां ऐसा पेड़ खड़ा होगा तो सामने भी आपको पेड़ दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहां दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा आपको। लेकिन जो रेस ऐसा आएंगी उनकी वजह से आपको ये पेड़ ऐसा भी तो दिखेगा यहां पर। और कहां दिखेगा? तो ये पेड़ आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर आपको दिखेगा ये पेड़। तो ये पेड़ अब आपको कहां दिख रहा है? जमीन फाड़ के नीचे थोड़ी दिखेगा, लेकिन रेगिस्तान पर जो जमीन है उसमें ऐसा लग रहा है क्या बना हुआ है? पेड़ बना हुआ है। अब आप देखिए, अभी हमने डिसाइड क्या किया था? हमने जमीन को देखा। अगर हमको जमीन दिख जाती है तो वहां पर क्या है? पानी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर की कोई चीज दिख जाती है तो हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग है कि वहां पर क्या है? पानी है। अब ऊपर की वहां पर चीज क्या है? पेड़। और वो पेड़ हमको नीचे दिखता है। तो पेड़ जब हमको नीचे दिखता है, ऊपर वाली चीज नीचे दिख रही है हमको, तो हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग है कि ऊपर वाली चीज नीचे दिख रही है, मान लो कि यहां पर पानी है, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है। ऐसा जब आप रोड में चलते हो तो रोड के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं, दूर धूप में होती है, दूर के पेड़ आपको रोड पर उनका इमेज दिखता है बना हुआ। पेड़ की इमेज दिखती है तो ऊपर की इमेज नीचे दिख रही है। अगर ऊपर की इमेज जमीन पर आपको दिखती है तो आप क्या मान लेते हो? लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हो तो वहां पानी नहीं रहता, वहां सूखी जमीन रहती है बिल्कुल। तो ऐसा हमको एहसास होता है। क्या ये चीज आपको कुछ समझ में आई? तो ये पेड़ आपको उसकी फ्लोर पर, रेत पर बना हुआ हमको दिखता है, और क्योंकि रेत पर बनी हुई हमको ऊपर वाली चीज दिख रही है, आसमान दिखता या पेड़ भी ऊपर होता है, हमको पेड़ दिख रहा है, तो हमको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है तभी तो पेड़ दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं मरीचिका, जो कि हमारा एक भ्रम है। और वो क्यों दिखता है? वो इसकी वजह से दिखता है कि कुछ लाइट रेस तो सीधी आपकी आंख पर पड़ती हैं, तो सीधे भी देखोगे तो पेड़ ऊपर भी दिखता है तुमको। और जो लाइट रेस ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तित होके यहां पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। पर यहां पर क्या हुआ?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, और ये पूर्णांतरिक परावर्तित होकर जब आपकी आंख पर गई, हमारे आंख और ब्रेन में जो देखने का सिस्टम हमारी बॉडी में लगा हुआ है, उसको किरणों को मोड़ना नहीं आता। वो ऐसा ऐसा वैसा मोड़ के देख ले, उसके पास ये इतनी कला नहीं है, उसको सीधा ही देखना आता है। तो ये पेड़ आपको रेत पर बना दिखता है, और रेत पर ऊपर वाली चीज दिख रही है, हमारा ब्रेन समझ लेता है कि यहां पर पानी भरा होगा, और इसको बोलते हैं मरीचिका। यही रोड पर आपको दिखता है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा इसका फिनोमिना, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड और भी फिनोमिना है, जैसे कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, जिसे आप हिंदी में प्रकाशिक तंतु भी बोलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आगे आप देखेंगे जब आप फ्यूचर में जाएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर हमारा जितना भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑप्टिकल फाइबर इसका फ्यूचर है, इसका भविष्य है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत अच्छी चीज है, उसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।